संत महात्मा लोगों को इंद्रियों पर काबू रखना ही पुण्य को कमाने के ताले की चाबी कहते हैं। इन इंद्रियों में एक इंद्रियों का जिक्र मात्र ज्यादा तक नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कानों का विवेक और विचारों से इस्तेमाल करना सबसे बेहद आवश्यक है, क्योंकि कानों का रास्ता सीधे मन तक पहुंचता है। उनके बीच कोई पहरेदार नहीं होते। हमें ही खुद की रक्षा करने वहाँ विवेक और विचार इन दो पहरेदारों को बिठाना पड़ता है, वरना हमारी ढलान निश्चित होती है, जो वर्तमान में पता तक नहीं चलती। इस दुनिया में चुगलखोर लोगों की बिल्कुल ही कमी नहीं होती है, और वो सुपर चुगलखोर हमेशा बात का बतंगड़ बनाते चुगलियां करते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। कितनों के जीवन अपने इस चुगलखोरी की विकृतियों से बर्बाद करते हैं। किसी को बर्बाद करने का यह आसान रास्ता है, लेकिन वहाँ ही असल में वो लोग परमात्मा की जालों में ऐसे बुरी तरह से फंसते हैं जिसका उन्हें पता तक नहीं रहता। सही में कोई भी उल्टी सीधी बातें किसी के बारे में फैलाना यही सबसे भयंकर पाप है। सरासर कई लोग यह पाप रोजाना करते रहते हैं, और साथ में भक्ति का दिखावा भी, जो तब किसी काम का नहीं रहता। मेरा एक स्कूल का मित्र रत्नेश एक दिन अचानक रास्ते में मिला। मिलते ही उसका चुगलखोरी का पुण्य कर्म शुरू हुआ। अरे मालूम है, वो अपना नीलेश। अरे नीलेश की आज तक 2 शादियां होकर टूट चुकी है। उसमें से एक से तो उसका आज भी मिलना वगैरह सब कुछ रहता है। मैं सुनते ही चौंक गया। जिसके बारे में वो बोल रहा था वो मेरा स्कूल का फ्रेंड था, और उसकी माँ कई सालों तक कैंसर से पीड़ित थी। वो बेचारा जॉब संभाल कर उसके माँ का दिन रात ख्याल करते रहता था, इसलिए उसे शादी के बारे में सोचने का भी अवसर नहीं मिला था। जैसे मैंने यह रास्ते में मिले रत्नेश से सुना, मैं मन में समझ गया। उसका सब सुनने के बाद उसे कहा, मुझे भी एक ऐसी ही चटपटी खबर देनी है। मालूम है, मेरी भी आज तक 5 शादियां हो चुकी है, और अलग सी तीनों के साथ लिव इन में भी रह रहा हूँ। वो समझ गया। कुछ ना बोलते सीधा निकल पड़ा। दूसरों के बारे में ऐसी गलत सलत बातें किसी के कान में डालने का नतीजा जिसकी आज बदनामी कर रहे होते, उसे तो बेचारे को समाज में बुरी तरह से भुगतना पड़ता ही है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ऐसी चुगलखोरी करने वालों को जब उनका समय आता है तब बेहद बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। कभी भी दूसरों की बुराइयां करने के पीछे का कारण आपसी दुश्मनी, मन में वैर भाव होता है। कभी कभी अहंकार के कारणों दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ऐसा भी करते हैं। ऐसे जहर उबालने वालों का हम मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन हमें हर पल जागरूक रहते। कोई भी किसी भी कारण दूसरे के बारे में झूठ मूठ कहे तो तुरंत अपने वो कान से मन तक के रास्ते में बिठाए 2 चौकीदारों को तुरंत सतर्क करना चाहिए, और अपने मन में विवेक से विचार करते ऐसी कही सुनी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं तो झूठ मूठ कहने वालों के साथ हम भी उस पापी मायावी जालों में बुरी तरह से फंसेंगे। जब अहंकार के कारण ऐसा जहर रिश्तों में कोई डालता है, तब रिश्तों की डोर बुरी तरह से टूटकर उस रिश्ते को देखते ही देखते चकनाचूर कर देती है। इसका एक उदाहरण मुझे याद आ गया। मेरा एक मित्र नीरव नीरव देखने में एकदम हैंडसम, बात करने में बड़ा पोलाइट, सदा चेहरे पर स्मित हास्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़ी हैंडसम सैलरी, सब कुछ बेहद अच्छा खासा चल रहा था। फिर एक लड़की ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। प्यार में खोए उन 2 प्रेमिकों ने शादी करने का फैसला किया। नीरव की माँ स्कूल में प्रिंसिपल थी, सदा हंसती खेलती, हमेशा चेहरे पर मुस्कान। कभी भी हम लोग नीरव के घर जाते तो लगता था अपने ही घर में है। उसकी वाइफ भी काफी पढ़ी लिखी, दिखने में सुंदर, लेकिन वैसे तो नीरव था मध्यम वर्गीय और वो एक बड़े अमीर खानदान की, लेकिन फिर भी उसमें वो अमीरी की घमंड 1% भी नहीं दिखती थी। शादी के बाद जब भी नीरव मिलता हमेशा पहले से ज्यादा खिलखिलाता और खुश दिखता था। हमेशा उसकी माँ और बीवी की बातें कहता, कैसे उनका गहराई से और नेचुरल बॉन्डिंग हुआ है वो बताता। जब उसकी वाइफ निशा प्रेग्नेंट थी तब नीरव का घर आनंद से जैसे झूम उठा था। देखते देखते प्रेगनेंसी नजदीक आने लगी। निशा के माँ ने कहा वो पहले प्रेगनेंसी में मैके आएगी।
वही तो अपना रिवाज है। लेकिन इस रिवाज को निशा ने तुरंत नाकारा। आग की पहली चिंगारी उस दिन हवा में उड़ गई थी। जब प्रेगनेंसी के लिए निशा को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब निशा ने नीरव की माँ से कहा, माँ मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करेंगे? माँ ने हंसकर कहा, तू जो बोलेगी वो मैं करूंगी। निशा ने बताया, तुम मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर चलना, वैसे अलाउ नहीं करते। मैंने डॉक्टर आंटी से पहले ही विस्तार से बात की है। एक तो तुम्हारे वहां होने से मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मेरे बेटा या बेटी जो भी होगा वो आते ही पहले तुम्हें देखे। दुनिया से अलग अजीब मांग पर माँ भी कुछ समय निशब्द हो गई, लेकिन अपने बहू के मन में सास के लिए कितना गहरा अपनापन भरा है वो देखकर वो गदगद हो उठी। उसने निशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ अंदर। अस्पताल में निशा के पापा मम्मी भी पहुंच चुके थे। जैसे उसके माँ को उसकी यह इच्छा का पता चला, उधर ही वो तिलमिला गई। सास की क्या जरूरत है, अगर आना ही हो अंदर तो मैं आती हूँ। बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन ऐसे किसी को अंदर नहीं आने देते, इसलिए मैं भी नहीं आ सकती। निशा की सहजता से डिलीवरी हुई। एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया था, लेकिन वहां उसकी माँ ने जिद पकड़ ली। अब तो अपने रिवाजों के अनुसार अस्पताल से निशु हमारे ही घर आएगी। उनकी जिद को देखते नीरव की माँ भी मान गई। निशा को जब अस्पताल से घर ले जा रहे थे, तब उसे पता चला वो अगले कुछ दिनों मैके रहने वाली है। उसने साफ साफ मना किया, लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी एक नहीं सुनी। नीरव रोज शाम को ऑफिस के बाद निशा और बेटे को मिलने जाता। कुछ हफ्तों बाद उसके ध्यान में आया, निशा की मम्मी पहले जैसे उससे खुलकर बातें नहीं करती थी। 2 महीने बीत गए, लेकिन बच्चे का नामकरण नहीं किया गया था। जब एक दिन निशा को नीरव ने कहा, अब हम अपने घर जाते हैं ना? वहां तो तुम्हारे कहने पर माँ ने पहले से सब कुछ इंतजाम करके रखा था। वो दोनों तुम दोनों की बेसब्री से राह देख रहे हैं। निशा ने कहा, अरे मम्मा बोल रही है नामकरण संस्कार होने के बाद जाना, और पंडित जी बोल रहे हैं अब तुरंत अच्छा मुहूर्त भी नहीं है, इसलिए और 1 महीना यहाँ रुकना पड़ेगा। नीरव को बात बिल्कुल ही जची नहीं, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं। जैसे और 1 महीना हुआ, लेकिन बच्चे के नामकरण संस्कार की कोई बातें आगे बढ़ी ही नहीं। तब नीरव थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। वो रोज निशा को कहता, हम अपने घर बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं, बड़े वेडिंग हॉल में धूमधाम से करेंगे, लेकिन अब बहुत हो गया, अब घर चल। हर बार निशा उसकी मम्मा का नाम आगे करती। अंत में जब नीरव ने जिद पकड़ ली, तब निशा अचानक इतनी भड़क गई। यह सब तो नीरव शादी के बाद 3 सालों में पहली बार अनुभव कर रहा था। वो एकदम सा चुप हो गया। जब भी वो जाता, निशा की मम्मी की तरह आजकल निशा भी मुंह मोड़ लेती। पहले जैसी बातें करना तो दूर, चेहरे की हंसी भी गायब हुई थी। ऐसे 6 महीने गुजर गए। नीरव के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। यह सभी घटनाएं 10 सालों पहले की है। नीरव की बीबी फिर बच्चे को लेकर घर नहीं गई। जब उसकी मम्मी बात को एकदम से डाइवोर्स तक लेकर गई, तब नीरव के पैरों तले जमीन हिल गई। उसने निशा को कई बार समझाया, बेटे के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, यह 1000 बार कहा, लेकिन निशा कुछ मानने को राजी ही नहीं थी। जब कोर्ट काउंसिलर ने निशा से कुछ दिनों ससुराल जाने की सलाह दी, तब वो घर गई। लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, जैसे उसे उसके मर्जी के खिलाफ वहां लेकर आए हैं। एक दिन किसी को भी कुछ भी बिना बताए नीरव जब ऑफिस में था, तब दोपहर को निशा बच्चे को लेकर सब सामान के साथ मैके निकल गई। नीरव का हंसता खेलता परिवार, उसका जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। प्रेगनेंसी को महिलाओं का पुनर्जन्म कहते हैं। उस दौरान उस माता को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म का असंतुलन होना, अचानक से हार्मोनल चेंजेस, ऐसी कई समस्याएं आती है। मन की स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। और ऐसी अवस्था में निशा के मम्मी ने उनके अहंकार को पहुंचे ठेस से उनके मन में भरा हुआ सभी जहर निशा के कानों में भरने की शुरुआत की। जैसे पेड़ पौधों के नीचे जमीन में कुछ जहरीली केमिकल डालते हो, हरा भरा खिलखिलाता पेड़ मुरझाकर सूख जाता है, वैसे ही अपने मन का भी होता है। कानों से आई बातें मन तक पहुंचती है और अपना असर दिखाने लगती है।
अपने खुद के अहंकार के लिए एक माँ ने अपनी ही बेटी का घर संसार ऐसे ध्वस्त किया। इसलिए जब भी कोई भी कुछ भी बातें कहे तो तुरंत हाँ क्या वो ऐसा है, लगता नहीं था वो ऐसा होगा, अच्छा हुआ हाँ तुमने बता दिया, ऐसे जो हम सरासर कहते रहते हैं वो आदत को छोड़ना होगा और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करते अपना विवेक जागरूक रखते हर बात को अपने अनुभवों से विचारों से परखना बेहद आवश्यक होता है। जिन्हें अपने पापों का गड़ा जल्दी भरने की इच्छा हो वो हमेशा ही ऐसे झूठे बवाल हमारे सभी के कानों में भरने की हर एक कोशिशें करते ही रहेंगे, लेकिन उनके ऐसे महापापों का हिस्सा ना बनना यह बात हमारे विचारों पर निर्भर करती है।